वेलकम पाइनियर्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट्स कंसेंसस 2026 लगभग समाप्ति की ओर है और डॉक्टर निकोलस डॉक्टर चिंगदाओ फैन के स्पीच ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त अपडेट हम लोगों को मिले हैं। दोस्तों, आप लोगों ने शायद इवेंट अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो कल का इवेंट था, कल डॉक्टर निकोलस चिंगदाओ फैन का, उसमें उन्होंने क्या बात बोली है, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था और इस एआई की दुनिया में हम असली इंसान होने के प्रूफ कैसे करें और क्या पाई नेटवर्क इस सेक्टर में कौन सा काम करने जा रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल में डॉक्टर निकोलस और इनके साथ जो 3 मेंबर्स और हैं उन्होंने बात की है। इसे समझने के लिए हम एआई के द्वारा बनाए गए उनके स्पीच को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखने की कोशिश करें ताकि समझ में आए आप लोगों का। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों सीखो और सिखाओ, लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करो। लाइक और कमेंट में जरूर बताओ कि ये एआई के माध्यम से कैसे आप जीसीबी तक पहुंचने वाले। फर्ज कीजिए कि एक आम इंसान किसी कॉफ़ी शॉप में जाता है। वो एक साधारण सी कॉफ़ी का ऑर्डर देता है, लेकिन बिल चुकाने से ठीक पहले दुकानदार उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेता है। ओह, मतलब सीधे आईडी प्रूफ। हाँ, सीधे आईडी। और सिर्फ मांगता नहीं है, दुकानदार उस आईडी की आगे और पीछे दोनों तरफ से फोटो खींचता है और फिर कहता है कि अब एक ऐसी सेल्फी लेनी होगी जिसमें आंखें झपक रही हों, ताकि ये तसल्ली हो सके कि सामने खड़ा ग्राहक एक जिंदा इंसान है, कोई पुतला नहीं है ना। बिल्कुल। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। वो दुकानदार उस आईडी की कॉपी और वो तस्वीर हमेशा के लिए अपने एक पुराने धूल खाते हुए कंप्यूटर में सेव कर लेता है। बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब और थोड़ा डरावना किस्सा है। डरावना तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेट की दुनिया में हर दिन ठीक यही हो रहा है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद यही समझना है कि आज के इस डीप फेक्स, एआई एजेंट्स और सोशल इंजीनियरिंग के दौर में हम अपनी इंसानियत कैसे साबित करें, बिना एक सर्वेलेंस स्टेट बनाए। राइट, एग्जैक्टली। बिना सारी निजी जानकारी दांव पर लगाए इंटरनेट पर अपने इंसान होने का सबूत कैसे दिया जा सकता है। आज इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो एक बेहद रोचक पैनल डिस्कशन से आए हैं, जिसमें पाई नेटवर्क, फेसटेक और लिनक्स फाउंडेशन के विशेषज्ञ शामिल थे। और इस चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि पहचान साबित करने की ये जो ललक डिजिटल दुनिया में है, वो असल में डॉक्सिंग का एक नया तरीका बन चुकी है। डॉक्सिंग मतलब जहां किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब लोग इंटरनेट पर किसी भी सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग हर जगह उन्हें केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। वो एक ग्रीन चेक मार्क वाला सिस्टम। सही कहा। पर पैनल में बैठे विशेषज्ञों ने इस पूरे सिस्टम की एक ऐसी खामी की तरफ इशारा किया जिसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। खामी किस तरह की? समस्या ये नहीं है कि आइडेंटिटी वेरीफाई की जा रही है, समस्या ये है कि वेरीफाई करने के बाद उस डेटा का होता क्या है। जिस दस्तावेज की तस्वीर और सेल्फी को वेरिफिकेशन के लिए अपलोड किया जाता है, वो डेटा वहां सर्वर पर पड़ा रह जाता है। ओह, मतलब वो डिलीट नहीं करते। वही तो, जब किसी कंपनी या संस्था के डेटा को ठीक से एक्सपंज यानी हमेशा के लिए मिटा नहीं दिया जाता, तब उसके चोरी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। एक तरह से ये वैसा ही हो गया कि किसी ने अपने घर की चाबी एक दिन के लिए किसी अजनबी को दी और उसने उसकी कॉपी बनाकर दुकानों पर बांट दी। बहुत सटीक उदाहरण है। मुझे तो लगता है लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका डेटा कितनी ऐसी जगहों पर जमा हो रहा है जिनकी साइबर सुरक्षा उनके अपने नियंत्रण से बिल्कुल बाहर है। पर क्या सच में इंटरनेट पर हर छोटी बड़ी चीज के लिए हमारी पूरी कुंडली मांगना जरूरी है? यही वो जगह है जहां आइडेंटिटी यानी पहचान के अलग अलग मायने सामने आते हैं। पाई नेटवर्क के फाउंडर्स ने इस डिस्कशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा था। उन्होंने समझाया कि हर ऑनलाइन गतिविधि का मकसद अलग होता है, इसलिए पहचान का स्तर भी अलग होना चाहिए। मतलब अलग अलग लेवल की चेकिंग। हाँ, इसे मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला स्तर है जहां बिल्कुल सटीक और पूरी पहचान चाहिए, जैसे किसी बैंक से पैसे निकालना। वहां तो संस्था को ये जानना ही पड़ेगा कि व्यक्ति का असली नाम और पता क्या है, वो तो कानूनी जरूरत है। बिल्कुल। दूसरा स्तर होता है किसी आम ऑनलाइन एक्शन के लिए। वहां किसी के नाम या पते की जरूरत नहीं होती, वहां बस ये जानना जरूरी है कि स्क्रीन के उस पार कोई ऑटोमेटेड बॉट नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसानी जान है, ताकि स्पैमर्स सिस्टम को खराब न करें। सही पकड़ा। और तीसरा स्तर थोड़ा और जटिल है।
जहां सिबिल अटैक्स रोकने होते हैं। सिबिल अटैक को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। ये वो स्थिति है ना जहां एक ही इंसान हजारों अलग अलग बॉट अकाउंट्स बनाकर किसी ऑनलाइन पोल या ई कॉमर्स वेबसाइट के रिव्यूज को मैनिपुलेट करता है। हाँ, वही। सिबिल अटैक का पूरा आधार यह है कि एक व्यक्ति हजारों फर्जी पहचान बनाकर पूरे नेटवर्क को धोखा दे। इस तीसरे स्तर पर किसी नेटवर्क को बस ये वेरीफाई करना होता है कि पिछले 1000 एक्शंस 1000 अलग-अलग इंसानों ने किए हैं, ना कि एक इंसान ने 1000 बार। मतलब मकसद ये प्रमाणित करना है कि ये एक अनोखा इंसान है, ना कि ये जानना कि ये इंसान आखिर है कौन। एग्जैक्टली। जब तक क्या हम इंसान हैं और हम कौन से इंसान हैं के बीच की इस लकीर को ठीक से समझा नहीं जाता, तब तक निजी डेटा का खुलासा, जिसे हम डॉक्सिंग कहते हैं, वो होता ही रहेगा। इस मामले में पैनल ने कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिया था क्या? एक बहुत बड़ा और हाल ही का उदाहरण दिया गया था। फ्रांस की एक ऐसी मिनिस्ट्री जिसका मुख्य काम ही डिजिटल आइडेंटिटी जारी करना था, वही हैक हो गई। वेट, सच में डिजिटल आइडेंटिटी वाली मिनिस्ट्री ही हैक हो गई? हाँ, वहां के आम नागरिकों के ऑडिट इमेजेस और डेटा आसानी से चोरी हो गए। सोचिए, एक ऐसी संस्था जो पहचान सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी, वही सबसे बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि उन्होंने डेटा इकट्ठा करके उसकी होर्डिंग शुरू कर दी थी। ये पूरा दृश्य देखते हुए तो दिमाग में यही सवाल आता है कि फिर आखिर ये साबित कैसे किया जाए कि हम इंसान हैं? अगर मैं इतिहास की तरफ देखूं तो लगता है पिछले कुछ दशकों में इस समस्या को सुलझाने के तरीके लगातार बदले हैं। बहुत तेजी से बदले हैं। शुरुआत में तो शायद ये सब बहुत सरल था, जब मेन फ्रेम्स का जमाना था। 1970 के दशक में कंप्यूटर को सिर्फ ये जानना होता था कि क्या सामने वाले को एक गुप्त पासवर्ड पता है। उस वक्त की सोच ये थी कि सिर्फ एक इंसान ही किसी ऐसी जानकारी को अपने दिमाग में याद रख सकता है। मतलब वो पूरी तरह से ज्ञान यानी नॉलेज पर आधारित सुरक्षा थी। हाँ, पर जल्द ही ये समझ आ गया कि पासवर्ड चोरी किए जा सकते हैं और बॉट्स उन्हें हजारों बार गेस कर सकते हैं। इसके बाद वक्त बदला और फिजिकल टोकन्स और 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का दौर आया। ओह, जहां फोन पर OTP आता है या कोई छोटा सा डिवाइस होता है जिसमें कोड्स आते हैं। बिल्कुल। इसमें दिमाग में रखे ज्ञान के साथ साथ किसी चीज का फिजिकली पास होना जरूरी कर दिया गया। पर वो हार्डवेयर टोकन्स वाली बात में एक व्यावहारिक समस्या थी ना। लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खो देते हैं। एक छोटा सा टोकन अगर वॉशिंग मशीन में धुल गया या उसकी बैटरी खत्म हो गई तो सिस्टम से बाहर लॉक हो जाना तय था। वही हुआ, और इसी नाकामी ने बायोमेट्रिक्स और लाइवनेस डिटेक्शन जैसी नई तकनीकों को जन्म दिया। पैनल में फेसटेक जैसे सॉल्यूशंस का जिक्र विस्तार से हुआ था। तो फेसटेक क्या करता है एग्जैक्टली? उनका काम यूजर की आइडेंटिटी मैच करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये पकड़ना है कि कैमरा के उस पार कोई असली जिंदा इंसान मौजूद है या नहीं। इसे लाइवनेस डिटेक्शन कहते हैं। पर एक बात बताइए, इसमें सिर्फ चेहरे की फोटो तो काम नहीं आती होगी ना? क्योंकि एक फ्लैट फोटो तो किसी बॉट या हैकर द्वारा आसानी से दिखाई जा सकती है। बिल्कुल नहीं। आइए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि डीप फेक्स और AI जनरेटेड वीडियोस को कैसे रोका जाए। वही ना, अगर किसी हैकर ने मेरा चेहरा लेकर AI से एक ऐसी वीडियो बना दी जो आंखें भी झपक रही हैं, होठ भी हिला रही हैं, तो लाइवनेस चेक करने वाला सॉफ्टवेयर तो बेवकूफ बन जाएगा। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चकमा तो दे ही सकता है। ये एक ऐसी चूक है जहां ज्यादातर सुरक्षा प्रणालियां मात खा जाती हैं। एक्सपर्ट्स ने इस चर्चा में स्पष्ट किया कि किसी रिमोट वीडियो फीड पर भरोसा करना आज के वक्त में सबसे खतरनाक फैसला है। रिमोट वीडियो फीड मतलब जो इंटरनेट के जरिए सर्वर तक आती है। हाँ, अगर सिस्टम सिर्फ उस स्ट्रीम का विश्लेषण कर रहा है तो AI जनरेटेड डीपफेक उसको आसानी से हरा देगा, क्योंकि वीडियो फीड बीच में ही बदली जा सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसी वजह से असरदार लाइवनेस डिटेक्शन में हार्डवेयर, कैमरा लेंस और सॉफ्टवेयर, इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है। उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर अचानक स्क्रीन पर अलग अलग रंगों की रोशनी डालता है। अच्छा, और फिर क्या होता है? फिर कैमरा ये चेक करता है कि आंखों के कॉर्निया और चेहरे के उभार पर वो रोशनी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये एक 3D डेप्थ मैप बनाता है। एक फ्लैट स्क्रीन या आर्टिफिशियली बनाए गए वीडियो में वो रियल टाइम लाइट रिफ्लेक्शन ठीक वैसी नहीं हो सकती जैसी एक असली 3D इंसानी चेहरे पर होती है। वाओ, ये तो काफी एडवांस्ड है। इस तरह से एक ह्यूमन रूट ऑफ ट्रस्ट कायम किया जाता है। ये 3D डेप्थ और रिफ्लेक्शन वाली बात से थोड़ा स्पष्ट होता है कि क्यों हार्डवेयर का जुड़े रहना जरूरी है। पर देखिए, AI की चुनौती सिर्फ डीप फेक्स तक सीमित तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़े वक्त पहले तक हम कैप्चा सॉल्व करते थे,
वो टेढ़े मेढ़े लेटर्स या ट्रैफिक लाइट्स चुनने वाले टेस्ट, क्योंकि बॉट्स वो नहीं कर पाते थे। उनका बर्ताव इंसानों जैसा नहीं होता था। पर अब नए आए एजेंट्स आ गए हैं। वही तो, उनका बर्ताव तो बिल्कुल एक आम इंसान जैसा होता है। वो भाषा समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि एक साथ लाखों एजेंट्स बनाए जा सकते हैं जो इंटरनेट पर आम इंसानों की तरह घूम रहे हों। यही नए एआई एजेंट सिस्टम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। कैप्चा अब लगभग बेअसर हो चुके हैं। चर्चा में यह बात निकलकर सामने आई कि इस समस्या का एक ही ठोस समाधान है। और वो क्या है? इन सभी एआई एजेंट्स को किसी न किसी असली इंसान की मूल पहचान यानी प्राइमरी आइडेंटिटी से हमेशा जुड़ा होना चाहिए। एआई का अच्छा और नैतिक इस्तेमाल वही माना जाएगा जहां एआई एजेंट्स प्रमाणित पहचान के साथ अपना काम करें, ताकि पूछा जा सके कि वो किस इंसान के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। एकदम सही। जब तक पीछे खड़े इंसान की अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक एआई एजेंट्स का सिस्टम पर हावी होना रोका नहीं जा सकता। बुरा इस्तेमाल सीधे तौर पर वही है जहां ये एजेंट्स खुद को एक स्वतंत्र असली इंसान बताने लगे। लाइवनेस डिटेक्शन ने ये तो बता दिया कि स्क्रीन के पीछे एक जिंदा इंसान है। एआई एजेंट को भी इंसान की पहचान से जोड़ दिया गया। पर एक बात सोचिए, लाइवनेस सिर्फ जिंदा होने का सबूत देती है, उस इंसान के इरादों का नहीं। वो तो है। दो का नाटक करके धोखा देता रहे, तब ये सारी तकनीक क्या करेगी? यहाँ पैनल की उस कहानी का रुख करना बनता है जिसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया था। दुनिया के सबसे बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट लिनक्स कर्नल के साथ जो हुआ, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण है जहां तकनीकी सुरक्षा से ज्यादा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लिनक्स फाउंडेशन से जुड़ा एक बड़ा मामला चर्चा में लाया गया जो एक गहरा सोशल इंजीनियरिंग हैक था। ये वही मामला है ना जहां हैकर्स शामिल हो गए थे सिस्टम में? हाँ, हैकर्स के एक छोटे से गुप्त समूह ने सालों तक कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया, ईमेल लिस्ट पर आम टेकीज की तरह बातचीत की और कम्युनिटी में पूरी तरह घुल मिल गए। मतलब उन्होंने पहले भरोसा जीता। बिल्कुल। उन्होंने शुरुआती दौर में सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अच्छे और छोटे छोटे कोड लिखे, बग्स फिक्स किए और प्रोजेक्ट के मुख्य मेंटेनेंस का भरोसा जीत लिया। ये सब करना इतना आसान नहीं था। उन्हें प्रोजेक्ट के अंदर गहरी पैठ बनानी थी। और उसका अंतिम मकसद क्या था? लिनक्स कर्नल, जिसके आधार पर दुनिया का लगभग पूरा इंटरनेट और सर्वर चलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पर अत्यंत खतरनाक कोड डालना। इस चालाकी भरे धोखे को पकड़ने में 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 3 साल लग गए। 3 साल? बाप रे! किसी ओपन सोर्स सिस्टम में जहां हर कोड खुलेआम पढ़ा जा सकता है, वहां कोई धोखेबाज 3 साल तक दोस्त बनने का नाटक करता रहा। ये आम हैक नहीं है, ये विश्वासघात है। सही बात है। पर यहाँ मुझे पहले के वक्त की एक अजीब आदत याद आती है। जब लोग ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को चलाते थे, तब उनका भरोसा जीतने का पुराना तरीका तो बिल्कुल अलग था ना। उन्होंने जिक्र किया था कि डेवलपर्स सच में एक कमरे में इकट्ठे होते थे और एक दूसरे के लिए गवाही देते थे। जी हाँ, उस पुराने तरीके को फिजिकल की साइनिंग सेरेमनी कहा जाता था। पहले जो मेंटेनर्स होते थे जो कोड को स्वीकृति देते थे, वो फिजिकल रूप से टेक इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में मिलते थे। एक दूसरे के सामने अपना असली पासपोर्ट दिखाते थे। हाँ, पासपोर्ट दिखाते थे और फिर क्रिप्टोग्राफिक की साइन करके गवाही देते थे कि हाँ, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं और मेरी नजरों में ये भरोसेमंद है। ये वेब ऑफ ट्रस्ट पर आधारित था। पर आज के टाइम में तो ये पॉसिबल नहीं लगता। वही मुद्दा है। आज की डिजिटल और डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में, जहां हजारों आम कंट्रीब्यूटर्स दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ते हैं जिन्होंने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा होता, वहां इस तरह फिजिकल मीटिंग्स करना पूरी तरह से असंभव है। इस परिदृश्य में तो लाइवनेस चेक्स और पुराने पासवर्ड्स दोनों बेकार साबित हो गए। तो फिर इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स या किसी भी बड़े नेटवर्क में पहचान यानी हम कौन है और अधिकार यानी हमें क्या करने की इजाजत है, इनके बीच लकीर कैसे खींची जाए? इसका हल निकालने के लिए फर्स्ट पर्सन क्रेडेंशियल्स और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी जैसे नए समाधानों का विकास किया गया है। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। फर्स्ट पर्सन क्रेडेंशियल्स एक ऐसी डिजिटल मोहर है जो सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की मूल पहचान से जुड़ी होती है। अच्छा। जब एक मेंटेनर अपनी पहचान प्रमाणित कर लेता है, तो उसका ये प्रमाण उसके द्वारा लिखे गए और सबमिट किए गए हर कोड के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। कल को अगर कुछ गलत होता है तो सीधे उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी इसमें क्या जोड़ता है? प्रूफ ऑफ अथॉरिटी उससे एक बहुत जरूरी कदम आगे जाता है।
ये सिर्फ पहचान नहीं बताता, बल्कि ये प्रमाणित करता है कि उस पहचान को सिस्टम में आखिर क्या करने का अधिकार है। जैसे अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक परमिशन हो। सही। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कल को अपना जॉब छोड़ता है या किसी कंट्रीब्यूटर का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तब क्या होगा? प्रूफ ऑफ अथॉरिटी सिस्टम में ये ताकत देता है कि उस व्यक्ति या उसके द्वारा बनाए गए किसी भी एआई एजेंट से काम करने का अधिकार तुरंत वापस लिया जा सके। मतलब एक्सेस तुरंत ब्लॉक कर देना। हाँ, इसे रिवोक करना कहते हैं। अथॉरिटी मिलने जितनी ही आसानी से रिवोक होनी चाहिए, तभी सिस्टम सुरक्षित रह सकता है। फर्स्ट पर्सन क्रेडेंशियल्स और प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कॉन्सेप्ट के तौर पर बहुत मजबूत लगते हैं, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यवहारिक उलझन पैदा हो रही है। कैसी उलझन? अगर मुझे डिजिटल दुनिया में बार बार अपने क्रेडेंशियल्स किसी को दिखाने पड़ रहे हैं, तो फिर घूम फिर कर बात वही आ गई कि मेरा डेटा तो बाहर जा ही रहा है। बिना मेरा डेटा लीक किए ये समाधान लागू कैसे किए जा सकते हैं? यहाँ पर शायद वो नई क्रिप्टोग्राफी काम आती है जिसके बारे में लगातार बात होती रहती है, जिसे ZKP कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ZKP यानी जीरो नॉलेज प्रूफ्स आज की क्रिप्टोग्राफी का सबसे बड़ा हथियार है। अक्सर जब टेक की दुनिया में लोग ZKP या ZK स्नैक्स जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं, तो उन्हें लगता है ये कोई बहुत जटिल मैथ है जो सिर्फ बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स के काम किए। सुनने में तो वैसा ही लगता है। पर पैनल ने इस भ्रम को तोड़ा और समझाया कि इसका उपयोग आम जिंदगी में कितने सरल और प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। ZKP का मूल सिद्धांत ये है कि आप किसी को ये साबित कर सकते हैं कि आप कोई खास जानकारी रखते हैं या किसी मापदंड पर खरे उतरते हैं, बिना वो असल जानकारी या डेटा उन्हें दिखाए। इसको समझने के लिए चर्चा में दिए गए उस शराब खरीदने वाले उदाहरण से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए एक व्यक्ति दुकान पर शराब खरीदने जाता है। कानून के अनुसार दुकानदार को ये वेरीफाई करना है कि खरीदार की उम्र 21 साल से ऊपर है। सही बात है। पर आम तौर पर होता क्या है, दुकानदार उस ग्राहक का ड्राइविंग लाइसेंस देखता है और एक पल में ही उस दुकानदार को उस ग्राहक का पूरा नाम, उसकी एग्जैक्ट जन्मतिथि, उसका पूरा घर का पता और ऑर्गन डोनर स्टेटस तक पता चल जाता है, जबकि उस दुकानदार को इनमें से किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस एक हाँ या ना चाहिए था। और ZKP इसी विशाल समस्या को ठीक करता है। ZKP के जरिए जब वो ग्राहक अपना डिजिटल मोबाइल आईडी दुकानदार के स्कैनर पर टैप करेगा, तो दुकानदार की स्क्रीन पर ग्राहक का पता या जन्मतिथि नहीं दिखेगा। तो क्या दिखेगा? उसके बजाय एक ट्रस्टेड अथॉरिटी जैसे कि पाई KYC अथॉरिटी या सरकार द्वारा जारी किया गया एक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर दिखेगा। वो सिग्नेचर एक अटूट डिजिटल मोहर की तरह होता है जो सिर्फ इतना वेरीफाई करता है कि हाँ, ये व्यक्ति 21 साल से बड़ा है। बस इतना ही? डेटा पूरी तरह सेफ? हाँ, दुकानदार की पूरी सिस्टम उस क्रिप्टोग्राफिक मैथ पर भरोसा करती है और ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। ग्राहक की निजी जानकारी पूरी तरह गुप्त रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर हवाई अड्डों के TSA चेक पॉइंट्स पर, मोबाइल ड्राइवर लाइसेंसेस में इन ZKP फ्लैग्स का इस्तेमाल पहले से ही धड़ल्ले से हो रहा है। ZKP की बात सुनकर ये लगता है कि क्रिप्टोग्राफी हमारी प्राइवेसी बचा सकती है। पर थोड़े साल पहले जब नए टेक की लहर आई थी, खासकर ब्लॉकचेन और Web3 की, तो सभी ने यही दावा किया था कि अब डेटा सेफ रहेगा। लेकिन उन्होंने तो स्थिति और भी बिगाड़ दी थी ना। एक पब्लिक सिस्टम पर लोगों की पहचान को रख देने से कितनी समस्या आई थी। उस दौर को पैनल ने कोलिजन ऑफ गैलेक्सीज यानी दो अलग अलग ब्रह्मांडों के टकराव की तरह समझाया। एक तरफ वो लोग थे जो ब्लॉकचेन को लेकर बेहद उत्साहित थे। उनका मानना था कि हर चीज ऑन चेन होनी चाहिए। और दूसरी तरफ पुराने आइडेंटिटी और प्राइवेसी एक्सपर्ट्स थे। टेक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल गलती ये थी कि उन्होंने शुरुआती दौर में निजी डेटा को सीधे पब्लिक चेन पर ही डालना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, यानी उस पर एक बार लिखी गई चीज कभी मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए डेटा हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। यहाँ मैं एक एनालॉजी जोड़ना चाहूंगी। पब्लिक ब्लॉकचेन पर किसी का निजी डेटा डालना वैसा ही है जैसे किसी के माथे पर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर या आधार नंबर टैटू कर देना। ये बहुत सटीक उदाहरण है। ये डेटा ना सिर्फ हमेशा के लिए वहां छप गया है, बल्कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान उसे साफ साफ देख सकता है। जब एक डेटाबेस परमानेंट हो और वहां डेटा पब्लिक हो, तो डेटा प्राइवेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही तो धूप में भस्म हो जाता है। ये तो आइडेंटिटी और नॉन सेंसरशिप के मूल नियम के ही खिलाफ है। एकदम सही कहा। जब Web3 डेवलपर्स का टकराव आइडेंटिटी एक्सपर्ट से हुआ, तब जाकर उन्हें समझ आया कि ब्लॉकचेन और इम्यूटेबल लेजर्स पर असली आइडेंटिटी यानी यूजर का डेटा कभी नहीं रखा जाना चाहिए।
तो वहां क्या होना चाहिए? उसके बजाय वहां सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशंस होनी चाहिए। अटेस्टेशन का मतलब है सिर्फ इस बात का प्रमाण कि कुछ हुआ है, जैसे एक डिजिटल रसीद जो ये तो बताती है कि वेरिफिकेशन हो चुका है, पर उस वेरिफिकेशन के अंदर का रॉ डेटा क्या था वो किसी को नहीं दिखाती। डेटा हमारी डिवाइस पर रहता है। हाँ, डिवाइस पर या एन्क्रिप्टेड वॉल्ट में सुरक्षित रहता है और चेन पर सिर्फ अटेस्टेशन मौजूद रहता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सिस्टम का जो आर्किटेक्चरल डिजाइन था वही बुनियादी रूप से गलत था। उन्होंने पूरा नया टेक सिस्टम खड़ा कर दिया और सोचा कि आइडेंटिटी जैसी नाजुक चीज को बाद में किसी पैच की तरह जोड़ देंगे, जैसे कि किसी ने एक बड़ा महल बना लिया और आखिर में याद आया कि इसमें दरवाजे और ताले लगाना तो भूल ही गए। वही तो। और इसमें यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आम इंसान के लिए अगर तकनीक आसान नहीं हुई तो वो घूम फिरकर फिर से पुराने वीक सिस्टम्स पर ही आ जाएगा। मतलब आसान नहीं होगा तो लोग उससे नहीं करेंगे। बिल्कुल, यूएक्स किसी भी तकनीक के लंबे समय तक चलने की सबसे बड़ी कसौटी है। अगर क्रिप्टो या ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी सिस्टम इतना मुश्किल है कि लोग अपनी लंबी चौड़ी सीड फ्रेजेस या कीज गलती से खो दें और हमेशा के लिए अपने ही अकाउंट से बाहर हो जाएं, तो वो थक हार कर वापस सेंट्रलाइज सिस्टम्स पर चले जाएंगे। वो फिर से पासवर्ड रिकवरी यूज करेंगे। हाँ, वो किसी कस्टमर केयर को अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर या कोई दूसरी निजी जानकारी देकर अकाउंट रिकवर करवाना पसंद करेंगे, जो कि उनकी प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए पैनल ने बार बार जोर दिया कि सुरक्षा का तरीका आसान और आम व्यवहार जैसा होना चाहिए। पर आम लोगों की आदत बदलने में और इन नए स्टैंडर्ड्स को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने में तो शायद सदियां लग जाएंगी। दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं इतनी जल्दी अपने सिस्टम्स बदलकर प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और ZKP जैसी चीजों पर थोड़ी ना आ जाएंगी। तकनीक का विकास जितनी तेजी से होता है, उसको आम जीवन में उतारने में उससे कई गुना ज्यादा वक्त लगता है। चर्चा में इसका एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण सामने लाया गया था। पुराने जमाने में जब पासपोर्ट में डिजिटल चिप लगनी शुरू हुई थी तो वो टेक्नोलॉजी तुरंत तैयार हो गई थी। अच्छा, पर बॉर्डर कंट्रोल पर चेक इन करने वाले यूएस ऑफिसर्स और अलग अलग देशों के सिस्टम्स को उन चिप्स को असल में स्कैन करने, उन्हें पूरी तरह अपनाने और आम लोगों को उस नए सिस्टम के साथ एडजस्ट होने में लगभग 10 साल का लंबा अरसा लग गया था। स्टैंडर्ड तय करना एक बात है और उसे पूरी दुनिया पर लागू करना बिल्कुल अलग चुनौती है। तो इन सारी चर्चाओं और नई तकनीकों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर आने वाले वक्त में असल दुनिया में क्या होने वाला है। पैनल में बैठे दिग्गजों ने इस पूरे बदलाव के भविष्य को लेकर क्या भविष्यवाणियां की। वहां दो बिल्कुल अलग और विरोधाभासी भविष्यवाणियां देखने को मिली। एक तरफ उम्मीद और उन्नति का नजरिया था। एक एक्सपर्ट का मानना था कि आने वाले सिर्फ 2 सालों में ही हम एक ऐसा दौर देखेंगे जहां लोग सफर करके हर छोटी बड़ी मीटिंग में खुद जाने के बजाय अपने AI एजेंट्स को मीटिंग्स में भेजेंगे। AI एजेंट्स हमारे बिहाफ पर मीटिंग करेंगे। हाँ, ये एजेंट्स उनकी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और पहचान के साथ प्रमाणित होंगे। उन्हें लगता है कि तकनीक इतनी मजबूत हो जाएगी कि एक असली एजेंट और किसी सिविल अटैक के फर्जी बॉट के बीच का फर्क पूरी तरह से साफ और आसान हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही सुनहरा और यूटोपिया जैसा नजरिया हो गया, पर सच का कहूं तो दूसरा नजरिया ज्यादा व्यवहारिक लगता है, खासकर ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए। पैनल की सदस्य डेनियला ने शायद किसी तबाही की तरफ इशारा किया था ना? डेनियला का नजरिया काफी निराशावादी या कहें तो एक डूमसेयर की चेतावनी जैसा था, पर उनका तर्क इतिहास के तथ्यों पर आधारित था। उनका मानना है कि तकनीकी कंपनियों और सरकारें तब तक किसी चीज को ठीक नहीं करती जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग बदलाव से डरते हैं। उन्होंने भविष्य का एक दृश्य पेश किया जहां किसी की दादी एक आम घरेलू AI एजेंट का इस्तेमाल कर रही होंगी और उसमें एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर की गलती की वजह से एक भयंकर हैक होगा। एक ऐसा हैक जिससे आम लोगों की सारी पहचान, उनके रिकॉर्ड्स पब्लिक हो जाएंगे। ओ, मतलब डेटा पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिल्कुल। इतिहास में ऐसे अनेक मामले हैं जो इस बात के गवाह हैं कि ऐसी तबाहीकारी घटनाओं या डेटा ब्रीचेस के होने के बाद ही पूरी टेक इंडस्ट्री नींद से जागती है और आखिरकार रातों रात एक सटीक प्राइवेसी फर्स्ट सिस्टम पर आकर शिफ्ट होती है। उनका निष्कर्ष यही था कि भयंकर चोट लगने पर ही असरदार समाधान निकाला जाता है। मतलब जब तक आग पूरे शहर को ना जला दे, तब तक फायर एक्सटिंग्विशर और इमरजेंसी एग्जिट्स की अहमियत समझ नहीं आती। इस पूरे गहरे विश्लेषण से एक मुख्य संदेश जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ निकल कर आता है, वो यही है कि पहचान यानी आइडेंटिटी को
किसी भी डिजिटल सिस्टम के आर्किटेक्चर में उसकी बुनियाद में ही बिल्ड करना होगा। इसको बाद में जोड़ने वाले पर्चे या आफ्टर थॉट के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता। सही कहा, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और इसी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी और बेहद जटिल विचार पर गौर करते हैं जो आज की इस तकनीकी प्रगति से सीधा जुड़ा है। अगर भविष्य का वो उटोपिया सच साबित होता है जहां हमारे एआई एजेंट्स हमारी प्रूफ ऑफ अथॉरिटी लेकर हमारे बैंक, हमारी मीटिंग्स और इंटरनेट पर घूमेंगे और हमारी ही असली पहचान उनकी हर गतिविधि से जुड़ी होगी, तो क्या होगा? तो फर्ज कीजिए किसी दिन वो एआई एजेंट 1 मिलीसेकंड के 1000वें हिस्से में कोई ऐसी गलती कर दे, कोई ऐसी गैर कानूनी चीज अप्रूव कर दे या कोई आर्थिक नुकसान कर दे जिसे रोकने का समय हमारे पास ना हो। तब सवाल ये उठेगा कि उस जुर्म की सजा आखिर किसे मिलेगी? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या उस एआई सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार होगी या वो आम इंसान गुनहगार माना जाएगा जिसकी पहचान और अधिकार उस एजेंट के साथ डिजिटल रूप से पूरी मजबूती के साथ जुड़े थे? इंसान होने का ये डिजिटल सबूत हमारी ताकत बनेगा या हमारे लिए एक नया पिंजरा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।